एसिड बेस विथ मेटल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और भी 2-3 टॉपिक हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ये सब 2-3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वाटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वाटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। वाटर, ठीक है, क्या है कि एसिड एंड बेस इन वाटर। आखिर हम लोग अगर एसिड और बेस को अगर वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कि व्हेन एडेड टू वाटर एसिड और बेस डिसोसिएट देयर रिस्पेक्टिव आयंस एंड हेल्प कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, या फिर एक बाल्टी है। इस बाल्टी में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। अगर ये बाल्टी में ऐसा पानी है जो जिसमें ना ही नो मिनरल मीन्स क्या है कि मिनरल ना हो, इसमें मिनरल्स नहीं हो, ना ही इसके अंदर एसिड हो, ना ही इसके अंदर बेस हो, ना ही इसके अंदर सॉल्ट हो, कुछ भी नहीं हो, तो ये पानी में अगर हम करंट भी डालेंगे ना, पानी में मान लो इधर से हम तार डुबा के रख दें और इधर से हम यहाँ नहा रहे हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तार डुबा के रख दिए हैं, यहाँ पे वायर है, ये क्या है, वायर है, और यहाँ पे मैन नहा रहा है, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस वाटर में थोड़ा सा, मान लीजिए यही वाटर था और इस वाटर में थोड़ा सा हम लोग एसिड मिला दिए, क्या मिला दिए, एसिड, और यहाँ पे वायर लगा दिए, क्या लगा दिए, वायर, ठीक है, और इस पे हम यहाँ नहा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि करंट लग जाएगा, क्या लगेगा, करंट लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम थोड़ा मतलब प्योर वाटर में जिसमें ना ही मिनरल्स था, ना ही एसिड था, ना ही बेस था, ना ही सॉल्ट था, उसमें वायर रखें तो आदमी को झटका नहीं लगा, लेकिन इसमें क्यों लग गया, दूसरे वाले केस में क्यों लग गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, अभी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं इस चीज़ को। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही वाटर में एसिड को डालेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप HCl एसिड को वाटर में डाल दिए, HCl एसिड को वाटर में डाल दिए, तो HCl क्या होगा पता है, HCl जो है वो H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब क्या करेगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा ना, तो यही जो आयंस है ना वो हेल्प करता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में यही जो आयंस जो टूटा है H+ और Cl-, यही जो है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में, समझ गए। तो अगर मान लो ऐसा कंपाउंड लें, उसमें अगर ग्लूकोज डाल दें, वो जो डब्बा लोग पहले बनाए थे इसमें अगर हम ग्लूकोज डाल दें, क्या डाल दें, ग्लूकोज डाल दें इसके अंदर, मतलब C6H12O6, तो क्या इसमें करंट लगेगा? तब नहीं लगेगा करंट। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आयनाइज नहीं होता है, आयंस में नहीं टूटता है। लेकिन वही एसिड हो या बेस हो, ये तो आयंस में टूट जाते हैं ना, इसलिए झटका लगता है। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक जो है वो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कली। बेस और एल्कली, एसिड नहीं, बेस और एल्कली में, बेस और एल्कली में क्या अंतर है, बेस और एल्कली में क्या अंतर है? आखिर बेस किसको बोलते हैं, एल्कली किसको बोलते हैं? देखो, बेस इज अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड, दे आर कंप्रेस्ड विथ मेटल ऑक्साइड। देखो बेस जो होता है ना, वो बेस के अंदर हम बताए ना
कि मेटल ऑक्साइड भी आता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड भी आता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी आता है बेस के अंदर, और साथ ही साथ अपने को मेटल कार्बोनेट, बेस के अंदर क्या आता है, मेटल कार्बोनेट। हम बताए थे ना कि मेटल कार्बोनेट जितने होते हैं सारे बेस होते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अपने बेस कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है, सारे बेस जो है वाटर में सॉल्यूबल हो। मीन्स वाटर में डालने के बाद ये टूटे, जरूरी नहीं है कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम वाटर में डाल दिए, जैसे मेटल कार्बोनेट है MgCO3, फिर हाँ MgCO3, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि Mg को जैसे ही वाटर के साथ मिलाएं तो Mg प्लस और CO3 माइनस में टूटे, ठीक है। ठीक, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोग एसिड ये समझ गए, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेस हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर में, और आयंस में भी नहीं टूटता है। तो एल्कली किसको बोलते हैं? एन एल्कली इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। देखो बेस से ही निकल के आता है, इस बेस से ही एल्कली निकलता है। सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एल्कली है ना वो सारे के सारे बेस हैं। जैसे इट डिजॉल्व इन वाटर टू डिसोसिएट OH माइनस आयंस। देखो जैसे मेटल बाइकार्बोनेट को CaCO3 को वाटर में डुबाएंगे तो ये क्या है, OH माइनस आयंस देगा? नहीं ना देगा। और OH माइनस आयंस नहीं देगा तो समझो कि वो मतलब क्या बोलते हैं कि वो डिसॉल्व नहीं हो पाया। इट डिसॉल्व इन वाटर और डिसोसिएट टू गिव OH आयंस। मीन्स एल्कली उसी को बोला गया है कि जो OH आयंस को दे। तो क्या CaCO3 कभी OH आयंस दे ही नहीं सकता है। तो एल्कली वही होते हैं जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जैसे MgOH है ना, NaMgOH होल 2, ठीक है, NaOH, CaOH होल 2, ये सारे के सारे क्या है, क्योंकि सब में OH OH और OH है। मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है। ऑल एल्कली आर बेस। जितने भी एल्कली हैं, ये जितने भी एल्कली हैं वो बेस होंगे, जितने भी एल्कली हैं वो बेस होंगे, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होंगे। मीन्स एल्कली जो है वो बेस होगा ही होगा, लेकिन जो बेस है सारे बेस एल्कली हो जरूरी नहीं है। वही एल्कली हो सकता है जिसके OH आयंस OH माइनस आयंस दे, और OH माइनस आयंस देने वाला MgOH है, NaOH है, CaOH होल 2 है। समझ गए? तो ये था एल्कली और बेस के बीच में अंतर। बेस बहुत सारे हैं। बेस में मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट है, ये बेस है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोनियम आयन। अभी हम लोग बोल रहे थे ना, जो शुरुआत में ही बोले थे ब्रॉन्स्टेन अर्हेनियस कंसेप्ट में हम लोग बोले थे ना कि एसिड उसी को बोलते हैं जो H+ आयंस दे या फिर H3O+ आयंस दे। तो एक्चुअल में क्या होता है पता है? एक्चुअल में होता ये है कि मान लीजिए आपके पास HCl था, HCl है। आप जैसे ही इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये H+ में टूटेगा और साथ ही साथ Cl- में टूटेगा, H+ और Cl- में। और ये H+ जो है ना, ये जो H+ है वो जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O के साथ ही मिल जाएगा। ये जो H+ है वो H2O के साथ मिल के, क्योंकि हम लोग पानी में मिला रहे हैं तो पानी में तो बहुत सारा H2O मॉलिक्यूल होगा, उसमें से
एक H प्लस मिलके एक H2O के साथ रिएक्ट करेगा और ये H3 H2 दो था तो एक और H यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, H3 हो जाएगा और O और प्लस का साइन था इसके ऊपर आ जाएगा। तो समझ गए, ये होता है एक्चुअल में कि पहले HCl टूटा, HCl पहले H प्लस और Cl माइनस में टूटा, फिर ये जो है H प्लस वो वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जुड़ जाएगा और यहाँ से बना देगा H3O प्लस। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयंस accepted a lone pair of electron from oxygen atom of water molecule forming a coordinate covalent bond। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ समझते हैं इस फिगर को। जैसे समझिए कि हम लोग जानते हैं ना ऑक्सीजन जो होता है उसमें कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए, 2 1 2 3 4 4 इधर, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही, ये 1 2 3 4 5 6 तो अपने ऑक्सीजन के पास पहले से ही रहता है। आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, इस हाइड्रोजन का एक। तो ये मिलके जो है ना एक बॉन्ड बना लिया और ये मिलके एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब बचा इसके पास 4 को फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी है ऑक्सीजन के पास। ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो HCl था अपने पास, HCl जैसे ही टूटा तो इसका जो H प्लस आयंस फ्री हो गया कि नहीं। HCl जब टूटेगा तो इसका H प्लस आयन जो है वो फ्री हो जाएगा, और ये जो H प्लस आयन है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह बन जाएगा कुछ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसके साथ तो ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो है ना, ये हाइड्रोजन जाके ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिटा के दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे है, इसके साथ जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया है ना, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले H2O था, एक मॉलिक्यूल H2O का एक और है, तो इससे टूटा हुआ हाइड्रोजन, आप एसिड से एक HCl लो, एसिड से एक हाइड्रोजन लो, ये वाटर के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन लो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन जाके इसमें जाके जुड़ गया। अब जैसे ही इसमें जुड़ा तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि H प्लस तो पहले से इसके ऊपर चार्ज था तो यहाँ पे रहेगा, और ये जाके इसके साथ जुड़ गया। तो इसके साथ जब जुड़ा तो 3H हो गया, एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है, प्लस का चार्ज बन गया। हेलो, सुतिए को वीडियो बनाने दीजिए, बाद में बात करते हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि इसके साथ यहाँ जाके अटैच हो गया, और अटैच होने के बाद H3 प्लस बना दिया, और यहाँ की इसका एक हाइड्रोजन जो है इसके पास चला गया था ना, तो यहाँ जो बच गया सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा, तो ये OH माइनस आयन ही बच गया, OH माइनस आयन ही बच गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को
हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। मीन्स आप इतना ही समझिए अभी, अगर ज़्यादा समझ नहीं आया तो, कि H प्लस Cl माइनस था, ये जाके H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो बनेगा एक Cl माइनस आयन तो ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा। एक जो H प्लस आयन जो था ना, H प्लस आयन, वो जाके H2O के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और इसके ऊपर जो प्लस का चार्ज था वो टोटल के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। तो ये जो बना इसका नाम है हाइड्रोनियम 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 आयन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आया हो कि क्या है हाइड्रोनियम आयन। आप समझते हैं कि डाइल्यूशन होता क्या है। ये डाइल्यूशन के बारे में समझते हैं कि डाइल्यूशन होता क्या है। तो डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, यूजुअली वाटर, टू इट। आप समझिए, मान लीजिए आपके पास एक एसिड रखा हुआ है, एसिड मान लीजिए 20 ml एसिड है, इसके अंदर 20 ml एसिड है। अब इस एसिड को अगर हमको पतला बनाना है, पतला बनाने का मतलब है जैसे दारू होता है ना, दारू इतना है, अब दारू तो बहुत कम लिया जाता है। अब दारू के साथ हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, और पानी मिला, देखा होगा आपने टीवी में, पानी मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन को कम करते हैं, दारू के मात्रा को कम करते हैं क्या, पानी मिला के। उसी तरह मान लीजिए आपके पास एसिड है इतना 20 ml। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको वीक बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर ऐड किए, जैसे ही इस एसिड में वाटर को ऐड किए तो अभी भी तो 20 एसिड तो 20 ml ही है। एसिड मान लीजिए पहले सिर्फ ओनली 20 ml एसिड था, ठीक है, कोई वाटर नहीं था। लेकिन अभी जो है वो 20 ml एसिड और वाटर मिलाएं जैसे ही, तो 20 ml एसिड तो था ही, साथ साथ प्लस में वाटर भी ऐड हो गया। तो अब बताओ, टोटल अगर रेशियो टोटल देखा जाए तो टोटल मान लीजिए यहाँ तक हो गया, तो इसमें तो 20 ml एसिड भी है और कुछ वाटर भी है। तो इसमें जितना मॉलिक्यूल टोटल जो था वो घट गया कि नहीं, टोटल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम। अब मान लीजिए 20 ml आपने वाटर मिलाया था, तो पहले अकेले 20 ml जो था वो एसिड था, अब टोटल 40 ml हो गया, और 40 ml में से 20 ml वाटर है, 20 ml आपका एसिड है। तो यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेशन घट गया, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा जो है वो एसिड का घट गया टोटल में से। कितना में से, टोटल में से। क्यों, वाटर मिलाने से, सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो डाइल्यूशन किया आपने, है ना। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ये इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है ना इसमें, जब एसिड में से वाटर को मिलाया जाता है या बेस में से वाटर को मिलाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि एसिड में मिलाएं, बेस में भी मिलाते हैं। एसिड और बेस में से अगर वाटर को मिलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट निकलता है इसमें। टू डाइल्यूट एसिड, द एसिड मस्ट बी एडेड विद वाटर, नॉट द अदर राउंड। ठीक है, तो एसिड में मतलब वाटर में एसिड डालेंगे और क्या करेंगे, वो डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑफ एसिड और बेस, मतलब एसिड के स्ट्रेंथ और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। व्हेन ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिसोसिएट कंप्लीटली टू फर्निश H+ आयंस और OH- आयंस, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाता है, समझिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाता है। अब मान लीजिए आपके पास HCl है, HCl, या फिर बहुत बार से HCl H2SO4 लेते हैं। मान लीजिए आपके पास H2SO4 है ना।
अगर H2SO4 को तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस उसी को बोलेंगे जब टूटता हो, क्या हो, एसिड और बेस जब टूटता हो, मतलब एसिड अगर टूटता हो तो जितना एसिड है, जितना मॉलिक्यूल है उतना H प्लस आयंस दे रहा हो। मीन्स अगर हम लोग पाँच H2SO4 लेंगे तो मतलब यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ देखो 10 H प्लस आयंस देना चाहिए और 5 SO4। मीन्स व्हेन ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, गिव्स गिवन अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं या बेस में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, अगर वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूटते हैं, टू फर्निश H प्लस आयंस। अगर एसिड है तो अगर वो जितना भी मॉलिक्यूल है, अगर 5 मॉलिक्यूल है, 5 H2SO4 है, तो पाँचों के पाँचों का टूट के 10 H प्लस आयंस दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना 10 है ना, तो 10 H प्लस आयंस दे रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स ये कंप्लीट टूट रहा है। अगर मान लो 10 को हाइड्रोजन था, मान लो 5 ही H प्लस आयन दिया, तो ये हो जाएगा वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? 10 तो हाइड्रोजन है तो 10 का 10 H प्लस आयंस दिया, 10 H प्लस आयंस दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। या फिर 10 OH माइनस, अगर 10 OH है और 10 का 10 OH दे रहा है, OH माइनस आयंस दे रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। वीक एसिड किसको बोलते हैं? व्हेन ओनली फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर टू फर्निश H प्लस और OH माइनस आयंस। मीन्स अगर 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल लिए और 5 मॉलिक्यूल में मान लीजिए आपके पास दो ही मॉलिक्यूल H प्लस आयंस दिया, 5 हाइड्रोजन था, लेकिन 5 हाइड्रोजन में 2 ही आपको H प्लस मिला, तो ये क्या हो जाएगा? वीक होगा, क्योंकि पाँचों का तो पाँचों टूटा नहीं, पाँचों टूट के 5 H प्लस आयंस तो दे नहीं रहे, तो ये वीक हो कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ा हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग दूसरा चीज़ को समझते हैं, तब हमको इस ग्राफ को ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। क्या समझते हैं? कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या समझते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको हम अभी बता दे रहे हैं कि जितने भी हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे NCERT बेस्ड है, वो सारे के सारे NCERT हैं, वो NCERT में इतना ही दे रखा है और ये बेहतर है, और इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर फास्ट लग रहा है तो उसको स्लो करके देखिए, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देखिए, और समझ आएगा हर चीज़। और ना समझ में आए तो एक बार रिमाइंड करके देखिए। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं? अ यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ अ pH रेंज ऑफ 0 to 14 दैट इंडिकेट एसिडिटी और alkalinity ऑफ solution. A neutral solution has pH 14, मतलब pH 7। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, और pH क्या होता है, 0 to 14 क्या है? देखिए, अब जैसे बोलते हैं ना कि आपको अगर फीवर हो जाए तो आप क्या करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं, और उस थर्मोमीटर का यूज करके आप पता लगाते हैं ना कि आपको 104 डिग्री बुखार है, या 102 डिग्री है, या 100 डिग्री है, या 98 डिग्री है। उसी तरह से आपको बोला जाए कि H2SO4 और HCl दोनों ही में, ये देखो H प्लस आयंस इसमें भी दे रहा है और H प्लस आयंस इसमें भी दे रहा है। दोनों एसिड ही है, लेकिन दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है ना? अब 2 बेस ले रहे हैं, जैसे NaOH एक बेस है और एक है MgOH2, ये एक बेस है।
अब दो बेस है आपके पास, अब दोनों बेस में पूछा जाए कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग कैसे पता लगाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ पीएच। किसके मदद से? पीएच के मदद से। कि H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या HCl स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? पीएच स्केल से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? पीएच स्केल से। पीएच स्केल से पता चलेगा। और ये पीएच स्केल है क्या, अभी समझेंगे। NaOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या MgOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? ये पीएच स्केल से पता चलेगा। और ये पीएच स्केल होता क्या है? एक इंडिकेटर है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल जो है वो एक तरह का इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है। एक तरह का इंडिकेटर है जो क्या मदद करता है? एसिड को पहचानने में मदद करता है और बेस को पहचानने में मदद करता है। आपको पता लगाना है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, तो आप क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे उसका पीएच स्केल को। क्या चेक करेंगे? पीएच स्केल को। अगर हमको कोई भी चीज़ का एसिडिटी या बेसिसिटी पता लगाना है, एसिड है या बेस है पता लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम लोग पीएच स्केल के पास जाएंगे। तो पीएच स्केल जो है एक तरह का इंडिकेटर है जो हम लोग को एसिड और बेस के बारे में समझने में मदद करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि पीएच स्केल है क्या। तो देखिए, पीएच स्केल जो है ना, पीएच स्केल कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। 1 2 3 4 से लेके पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पीएच स्केल जो है वो आपका 0 to 14, 0 से लेके 14 तक। मीन्स ये पीएच स्केल जो है आपका वो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से लेके 14 तक चलेगा। 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके 14 तक। और ये जो बीच में 7 है ना, ये वाला जो ग्रीन वाला है, ये जो बीच में है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 जो है वो है न्यूट्रल। क्या है? एक तरह का न्यूट्रल। पीएच वैल्यू क्या है इसका? न्यूट्रल। देखो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे pH 14। क्या बोलेंगे? pH 14। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे pH 1। ठीक है, अब समझिएगा ये pH, इसका क्या है? pH ये है pH 7। और pH 7 क्या है? pH 7 जो है वो न्यूट्रल है। ये pH 7 क्या है? न्यूट्रल है। अब समझिए कि जैसे यहाँ न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब जैसे ही इधर जाएंगे ना, जैसे ही इधर जाएंगे तो इधर अपने को अल्कलाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कलाइन मिलेगा। थोड़ा सा मिटाते हैं इसको और इससे लिखते हैं। क्या मिलेगा? अल्कलाइन मिलेगा। अल्कलाइन बोलने का मतलब इधर जो है ना वो अपने को जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ना तो क्या होगा? पहले ये कम अल्कलाइन रहेगा, उससे ज़्यादा ये, 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 उससे ज़्यादा ये। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे ना तो देखो पहले कम अल्कलाइन था, स्लाइटली अल्कलाइन था, अब वेरी अल्कलाइन हो गया, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। तो अल्कलाइन मतलब बेस। 7 से प्लस बढ़ते हैं, 7 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 7 से ज़्यादा बढ़ते हैं तो बेस का पावर यानी अल्कलाइन जो है वो बढ़ता है। अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग बोले इधर की ओर मूव करें, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, इधर की ओर मूव करें, इधर की ओर मूव करें तो क्या होगा? इधर की ओर मूव करने पे, इधर की ओर मूव करेंगे, थोड़ा मिटा देते हैं सब, बहुत ज़्यादा ऊंच कोच हो गया है। समझिए, जैसे ही हम 7 से कम की ओर जाएंगे तो एसिड का पावर बढ़ेगा। पहले कम, देखो 7 है न्यूट्रल,
7 से ज़्यादा जाएंगे तो एल्कलाइन नेचर बढ़ेगा, ज़्यादा एल्कलाइन होगा, और 7 से कम जाएंगे, कम की ओर जाएंगे, 7 से कम की ओर 6, 5, 4, 3, 2, 1 की ओर जाएंगे तो एसिडिक ज़्यादा होगा, वेरी एसिडिक होगा। तो कोई पूछे कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 2 वाला या 4 वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 2 वाला या 4 वाला। तो जितना कम होगा, जितना कम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, 2। आप कोई पूछेगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, 7 होगा या 8 होगा। तो 7 तो न्यूट्रल होता है, 8 या 7, तो बेस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों में से कौन होगा, 7, pH 7, ये pH है, ये क्या है, pH है, ये क्या था, ये pH 2 था और ये pH 4 था। तो pH 7 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या pH 8 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितना ज़्यादा होता है वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। pH 14 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या pH 8 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, हम आपको कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि आप इधर साइड जाओ। अब हम ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे ना कि 2 और 4 में मोर एसिडिक कौन होगा, मतलब मोर बेसिक बेस, 2 और 4 pH 2 और pH 4 में ज़्यादा बेस कौन होगा, अच्छा बेस कौन होगा। तो आप बोलोगे कि अरे सर pH 2 में तो एसिडिक होता है, pH 4 में भी एसिडिक होता है। हम बोले कि एसिडिक होता है इसका मतलब ये नहीं कि बेस ये नहीं हो सकता है। देखो, जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा, और जो कम एसिडिक होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखो 2 और 4 में अगर हम बोलें कौन ज़्यादा बेसिक है, तो हम लोग जानते हैं 2 और 4 तो एसिडिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस नहीं होगा, हो सकता है लेकिन उसका पावर कम होगा। अब 2 और 4 में ज़्यादा एसिडिक कौन है, 2 है। अगर 2 ज़्यादा एसिडिक है तो ये बेसिक कम होगा, और 4 कम एसिडिक है, इसका मतलब बेसिक ज़्यादा होगा। तो बेस कौन अच्छा होगा 2 और 4 में से, इसका pH 2 है वो ज़्यादा बढ़िया बेस होगा या pH 4 वाला ज़्यादा बढ़िया बेस होगा, तो pH 4 वाला ज़्यादा बढ़िया बेस होगा। अगर एसिड पूछता तो pH 2 वाला ज़्यादा बढ़िया होता है pH 4 से। समझ गए। उसी तरह आप बेस में भी लगा सकते हैं सेम कंसेप्ट। तो हम क्या इसे कंक्लूजन निकालें कि 7 में न्यूट्रल होता है। आप जैसे जैसे आगे मतलब ज़्यादा बढ़ोगे, 8, 9, 10, 11, 12 की ओर जाओगे तो आपको एसिडिक मतलब बेसिक बढ़ेगा। बेसिक मतलब अल्कलाइन नेचर, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा या 8 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो 14 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप कोई पूछे कि 1 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या 5 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो अब जितना कम वैल्यू रखेंगे pH का उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो 1 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू 5 वाला। ठीक है, ये pH स्केल समझ रहा है, 0 से 14 तक होता है। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे उसका pH का वैल्यू घटता है और वो ज़्यादा एसिडिक बनता है। ठीक है, आप समझते हैं न्यूट्रल क्या होता है, pH 7 होता है। ठीक है, pH क्या है, तो pH एसिड और एसिडिटी और बेसिसिटी को नापने का तरीका है। pH का फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग लॉगरिदम लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। सो क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन H क्या बोले कि pH बराबर जो होता है, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, और इसको क्या पढ़ते हैं H प्लस कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
पीएच का वैल्यू। ठीक है, बोलता है आगे देखो यहाँ पे, द पीएच स्केल रेंज 0 to 14। अगर पीएच लेस देन 7 हो, 7 से कम हो, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है। पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ। पीएच ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का जो पीएच है वो 7 है। अगर आपको पूछे एसिड रेन का पीएच क्या है, क्या पूछे कि एसिड रेन का पीएच, पीएच ऑफ एसिड रेन पूछे यहाँ पे कि पीएच बताओ, पीएच बताओ एसिड रेन का, किसका, एसिड रेन का। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो आई थिंक 5.6 के करीब होता है, 5.6 के करीब होता है किसका, पीएच ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6। ये सब आपको बुक में दे रखा है, ये चीज़ को आप देखिएगा। तो आई होप ये आपको ये बात समझ आया हो।